Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following factors determine the state of a substance? तो बच्चों यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको। पहला बोल रहा है the nature of intermolecular forces of a particle, दूसरा है molecular interaction between the particles, तीसरा है thermal energy of the particle और यहाँ पे चार आपके ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन इसमें से चूज करना है। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक दो तीन चीजें समझनी होंगी। तो पहला अगर मैं बात करूं तो पहला है बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकते हैं, बट हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? अट्रैक्शन की, जिसको हम वॉन्डर वॉल फोर्सेस भी बोलते हैं। तो बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में हमारे पास कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। तो जैसे आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हो गया। तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन क्या है? ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। तीसरा है बच्चों लंडन फोर्सेस, जिसको डिस्पर्सन फोर्सेस भी बोलते हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? ये स्ट्रांग है और ये क्या है? वीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर कहीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो वो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो वो लिक्विड या सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा तो सॉलिड हो जाएगा, अगर वीक रहेगा तो लिक्विड हो जाएगा, और अगर एकदम वीक रहेगा तो वो गैसियस में हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये चीज सही है, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है बच्चों मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं सॉलिड हो गया, दूसरा अगर हमारे पास लिक्विड हो गया। तो बच्चों सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के केस में सबसे स्ट्रांग मॉलिक्यूल्स किसके हेल्ड होते हैं आपस में? सॉलिड के। तो सॉलिड के केस में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ऑर्डर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो यानी सॉलिड के केस में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा होगा, फिर लिक्विड होगा, फिर गैस होगा। गैस के केस में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे, है ना। तीसरा है बच्चों यहाँ पे ये की कॉन्सेप्ट में यूज होगा थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो थर्मल एनर्जी क्या होती है चलिए समझते हैं। अगर मैं आपसे थर्मल एनर्जी के बारे में बोलूं तो थर्मल एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी अराइजेस ड्यू टू, एनर्जी अराइजेस ड्यू टू मोशन ऑफ एटम्स और molecules present in the system, present in the system। तो बच्चों अगर हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो जो गैसेस होती हैं उनका जो थर्मल एनर्जी होता है बहुत ही हाई होता है। थर्मल एनर्जी बच्चों क्या करता है? थर्मल एनर्जी दो मॉलिक्यूल्स को दूर रखने की कोशिश करता है। तो गैसेस के केस में जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, थर्मल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा दूर, क्योंकि गैसेस के केस में अगर आप देखें तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच मोशन भी बहुत ज्यादा होता है, तो गैसेस का ऑफ कोर्स थर्मल एनर्जी सबसे हाईएस्ट होता है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। तो बच्चों तीसरे फैक्टर जो तीसरा स्टेटमेंट दिया है ये भी यस, अगर हमको डिटरमाइन करना है स्टेट तो थर्मल एनर्जी पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ से आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। बच्चों आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो बच्चों होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।